इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम लाइफ इन द यूके का टेस्ट 3 जो है वो पढ़ेंगे, सीखेंगे। और ये उर्दू में टेस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चंस जो 24 क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन आपके सामने स्लाइड्स पे स्क्रीन पे लाऊंगा और फिर क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाऊंगा और उसके बाद उनके आंसर्स को चूज़ करने का भी तरीका बताऊंगा। अब तक आई होप कि आप सबको पता ही है कि लाइफ इन द यूके का टेस्ट जो है उसमें 24 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास 45 मिनट्स होते हैं और इनमें से 18 क्वेश्चंस का ठीक होना लाजमी है अगर आप टेस्ट पास करना चाहते हैं। सो 18 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट होने चाहिए, तब जाके टेस्ट आपका पास होता है। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर कुछ ना कुछ टेक्निक्स लगा के हम उनको याद रख सकते हैं। ज़ाहिर है आपको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन टेस्ट की बार बार प्रैक्टिस करने से भी हो सकता है। लेकिन टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस कुछ ट्रिकी होते हैं उनको याद रखने का तरीका भी मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम टेस्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। इसी टेस्ट 3 का फिर मैं बाद में एक इंग्लिश वर्जन भी अपलोड कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है कि व्हाट इज रिचर्ड ओकराइट रिमेम्बर्ड फॉर। ये जो रिचर्ड ओकराइट है ये एक आप यूं कह लें कि एक पर्सनैलिटी है जिसका लाइफ इन द यूके के बारे में जिसमें मौजूद है उसके बारे में डिटेल्स हैं। बेसिकली ये एक बार्बर था और बाद में फिर ये इम्प्रूव होके बहुत ज़्यादा इसने तरक्की की और फिर इसने बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाई, ठीक है। तो फैक्ट्रीज बनाई तो उस वजह से हम इसका ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है। एफिशिएंटली रनिंग फैक्ट्रीज, उसने फैक्ट्रीज को एफिशिएंटली रनिंग मींस बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैक्ट्रीज चलाने की वजह से वो मशहूर हो गया। तो इसकी ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ many people lost their lives in the decades after 1969 due to violence in Northern Ireland। क्वेश्चन का मतलब ये है कि 1969 के बाद जो डेकेड्स हैं, डेकेड 10 साल के अरसे को कहते हैं, यानी 1969 के बाद जो दहाइयों तक वायलेंस, कत्ल व गारत नॉर्दर्न आयरलैंड में रही, उसमें कितने सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। पहला ऑप्शन है 30,000, दूसरा ऑप्शन है 12,000, तीसरा ऑप्शन है 3,000 और उसके बाद आखिरी ऑप्शन है 6,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3,000 है। 3,000 लोग इस जो वायलेंस हुआ उसमें मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन इंग्लैंड। पूरे यूके की जो आबादी है उस आबादी का कितने फीसद हिस्सा इंग्लैंड में रहता है। आपको पता है कि इंग्लैंड यूके में 4 कंट्रीज हैं और 4 कंट्रीज में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड है। सबसे बड़ा इंग्लैंड है, सबसे उसके बाद स्कॉटलैंड, उसके बाद वेल्स, उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर सबसे बड़ा इंग्लैंड है तो उसमें सबसे ज़्यादा लोग भी उसी में रह रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 84%। ओके, तो इसी के साथ मैं आपको बताता भी चलूँ कि स्कॉटलैंड के अंदर 8% लोग, यानी कि 8% आबादी जो है वो स्कॉटलैंड में रहती है। उसका फिर 5% आबादी जो है वो वेल्स में रहती है और 3% आबादी जो है वो नॉर्दर्न आइलैंड्स में रहती है। बस आप ये देख लें कि 8, 5, 3 ये आपने सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक है। 84 आपको याद हो गया, 84% इंग्लैंड में रहते हैं। बाकी अगर आप इनको जमा करें तो पूरा 100% बन जाता है। तो 8% इंग्लैंड से छोटे कंट्री में यानी कि स्कॉटलैंड, फिर उससे छोटे में 5, सबसे छोटे में 3,
ठीक है, तो ये आपको आज पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स किसने लिखी है? तो आप ये देख लें कि ये एक किताब है, ये इंग्लिश की पहली किताब है जो कि पब्लिश हुई है। वैसे तो इंग्लिश में बहुत सारी किताबें लिखी गई, लेकिन ये पहली पब्लिश होने वाली किताब थी प्रिंटिंग मशीन के साथ। पहला ऑप्शन है जेफरी चौसर, दूसरा है विलियम कैक्सटन, तीसरा है चार्ल्स डिकन और चौथा है जेके राउलिंग। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है जेफरी चौसर। ओके, अब आप देख लें कि इसको तरीका यूं कर लेते हैं याद रखने का कि कैंटरबरी सी से स्टार्ट होता है और जो हमारा राइटर है उसके नाम में भी सी आना चाहिए। ये देख लेंगे, इसका सी है। अब हमने खुद ही टेक्निक्स बनानी है। इस वर्ड के आखिर में वाई आता है तो इससे पहले वाई आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आप यूं कह लें कि यहाँ सी वाई की कॉम्बिनेशन है और जहाँ यहाँ पे वाई सी की। आप समझ लो कि मैंने ऐसा नाम चूज करना है कि जिसका सेकंड नेम सी से शुरू होता हो और उसका फर्स्ट नेम वाई पे ख़त्म होता हो, वही कैंटरबरी टेल्स का ऑथर होगा। बाकी सारे आप देख लें, बाकियों के साथ ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज एन इम्पोर्टेंट इंग्लिश एक्सपोर्ट इन द मिडल एजेस। मिडल एजेस का ज़माना जो है वो 1066 से लेकर तकरीबन 1400 समथिंग तक है, तो ये मिडिल एजेस का ज़माना कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहते हैं जो चीज़ आप अपने कंट्री से बाहर भिजवाते हैं। यानी कि इस ज़माने में इंग्लैंड किस चीज़ को बाहर भेज के, यानी बेच के, मुल्क से बाहर भेज कर तो पैसे कमाते थे। तो इसमें हमारे पास है स्टोन। स्टोन तो जाहिर है नहीं, ग्लास भी नहीं, पोटैटोस भी नहीं, जबकि वूल, वूल याद रखिएगा। अब आप देख लें कि इस कंट्री में आपने देखा होगा ना, कभी आप कंट्री साइड जाएं कितने ज़्यादा शीप होते हैं और बकरियां वगैरह, ये सारा। तो शीप का जो है वो उनके ऊपर से ऊन, वूल उतारी जाती है, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा बड़ी एक्सपोर्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज आर ए बटलर। ओके, तो ये एक आदमी का नाम है, 1940s के ज़माने का ये एक है। तो ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ था, अ कंजर्वेटिव एमपी था, एन इकोनॉमिस्ट था, या अ पोइट और शायर था। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मीन्स सेहत का वजीर, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर जो होता है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं जिसको जो फाइनेंसिस के बारे में, पैसे के बारे में माहिर हो, और शायर पोइट को कहते हैं। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अ कंजर्वेटिव एमपी। और इसकी एक और भी बड़ी मशहूर वजह है, ठीक है, ये वो आदमी था जिसने सबसे पहले एक कानून बनाया है जिसको फिर बाद में बटलर एक्ट के नाम से भी याद किया गया। उसको एजुकेशन एक्ट भी कहते हैं, 1944 का। तो उस कानून के मुताबिक पहली बार इंग्लैंड में और बाकी सारे कंट्री में फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इसने दिया, तो इसी वजह से ये बहुत मशहूर है। ठीक है, तो कभी कभी इसके बारे में आ जाता है कि बटलर एक्ट किसने पेश किया या बटलर एक्ट क्या था, तो आपको याद होना चाहिए कि वो फ्री एजुकेशन के बारे में था। उसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन है व्हेन डिड द वाइकिंग्स फर्स्ट अटैक ब्रिटेन। बरतानिया के ऊपर सबसे पहले वाइकिंग्स ने कब हमला किया? ये वो लोग थे जो बाहर से, स्वीडन से, नॉर्वे से, इस तरफ से आते थे और बरतानिया पे हमला करके, यहाँ से लूट मार करके लोगों को किडनैप कुछ को करके चले जाते। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये है एडी। एडी को आप छोड़ें, सबके साथ है 879, 798, 789, 897। आप देखें कि 7, 8 और 9 की कॉम्बिनेशन सब में ही है। तो सबसे जो सीधी कॉम्बिनेशन है, जो देखें 7 सॉरी, नहीं, ये नहीं है। मैं इसको इसको मैं रब करता हूँ, ये हमने गलत कर दिया। ये बेसिकली मैं इस पे सर्कल करना चाह रहा था। ये 789, ये है इसका राइट आंसर। देखें, 7, 8, 9, कैसी तरतीब है, ज़बरदस्त। तो ये आप याद रखेंगे कि जो 789 होगा वो आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द टीम ऑफ साइंटिस्ट टू स्प्लिट द एटम फॉर द फर्स्ट टाइम।
एटम को स्प्लिट करने से एटम बम बनता है, तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि एटम बम बनाने का जो फार्मूला है सबसे पहले किस साइंसदान ने पेश किया। ठीक है, तो एक है इसमें सर इयन विलमेंट, ओके, दूसरा है डेलन थॉमस, ये तो शायर था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये साइंटिस्ट था, लेकिन ये दो दूसरी तरह का, इसने पेनिसिलिन बनाई। और उसके बाद है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो आपको याद रखना चाहिए कि आपका करेक्ट आंसर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये वो आदमी है जिसने एटम को स्प्लिट करने का जो है वो फार्मूला बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। हाउ मेनी मेंबर्स डज द स्कॉटिश पार्लियामेंट हैव? स्कॉटिश पार्लियामेंट के कितने मेंबर्स होते हैं? आपको पता होना चाहिए। साथ साथ देखें, क्वेश्चन को समझाते के साथ साथ दूसरे पार्लियामेंट्स के बारे में भी या बाकी चीज़ें भी हम सीख सकते हैं। तो यूके में 4 पार्लियामेंट्स हैं। एक तो सेंट्रल पार्लियामेंट जो कि लंदन बेस्ड है, उसके बाद स्कॉटलैंड की अपनी पार्लियामेंट है, वेल्स की अपनी पार्लियामेंट है, और नॉर्दर्न आइलैंड्स की अपनी पार्लियामेंट है, और उनमें अपने अपने मेंबर्स की तादाद भी है। तो स्कॉटलैंड के जो मेंबर्स की तादाद है वो 129 है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। who where is the Hadrian Wall? Hadrian Wall कहाँ पे है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इन द नॉर्थ ऑफ आइलैंड्स, इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, इन द नॉर्थ ऑफ स्कॉटलैंड, इन द नॉर्थ ऑफ वेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, ये अभी मैप हम ऐसे ही बनाएंगे, अब जाहिर है इस जगह पे मैप बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये एक तरह से इंग्लैंड का मैप ऐसे बन गया, थोड़ा सा हम ऐसे इसको बना लेते हैं। और यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड भी है। ठीक है, थोड़ा सा वेल्स का भी यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा डाल देते हैं। ओके, ये हमारा मैप है। हेड्रियन वॉल के बारे में क्वेश्चन एक तरह से और भी आता है कि हेड्रियन वॉल किसने बनाई? तो याद रखें, हेड्रियन जो है ये एम्परर, एक बादशाह, एक किंग का नाम था। तो जाहिर है जो हेड्रियन किंग था उसी ने बनाई, तभी तो उसको हेड्रियन वॉल कहते हैं। एक ये क्वेश्चन इसके बारे में आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पे है। तो हुआ यूं था कि जो हेड्रियन एम्परर था उसकी यहाँ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स इन इलाकों में हुकूमत थी, लेकिन स्कॉटलैंड पे वो कब्जा नहीं कर सका था। स्कॉटलैंड से थोड़े थोड़े अरसे बाद लोग इधर आके इस पे अटैक करते, इसको भी प्रॉब्लम होती। तो इसने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक दीवार बना दी जाए। ओके, इधर एक दीवार बना दी जाए ताकि इधर के लोग इधर ना आए और हम लोग महफूज रहें। जैसे दीवार होती है अपने घर की बनाई है ताकि बाहर से लोग ना। तो इस वजह से आपको याद रखना है कि ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान में है। तो देखें ना, ये इंग्लैंड है तो ये नॉर्थ ही हुआ ना उसका, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये नॉर्थ में है। तो ये आपको आप कभी भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द आयरिश फ्री स्टेट बिकम ए रिपब्लिक? ये जो आयरलैंड स्प्लिट हुआ था, ठीक है, और फिर नॉर्दर्न आयरलैंड बन गया, उसके बाद आयरिश रिपब्लिक बन गया जो कि एक अलग से कंट्री है, तो वो उसको एक पूरा मुकम्मल आज़ाद कंट्री कब माना गया या वो कब बना? तो उसका आंसर है 1949। बस ये आपको याद रखना है, इसमें हम अब कोई टेक्निक कैसे लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट स्कॉटिश किंग? ये इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल इसलिए होते हैं कि इसमें आप कोई टेक्निक नहीं लगा सकते, हम बस याद ही रखना पड़ता है। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट स्कॉटिश किंग? सबसे पहला स्कॉटिश किंग कौन था? हमारे पास या नॉट ऑल्सो कैन्यूट या किंग कैनेथ मैकल्पन, हैरल्ड या विलियम वन। तो आपको याद रखना होगा कि कैनेथ मैकल्पन जो था ये पहला स्कॉटिश किंग था। आप इसको यूं कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लें हम कि जो स्कॉटिश किंग में हमारे पास एक वर्ड किंग है, तो आप यूं समझ लें कि जिस आदमी का नाम के से स्टार्ट होगा वही हमारे पास स्कॉटलैंड का किंग भी होगा। तो आप देखें इस पूरे में हमारे पास और के कहीं भी नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वन गोल्ड मेडल्स फॉर आइस डांसिंग एट द ओलंपिक्स इन 1984? ये आपको ये जो चैप्टर है ना जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में और एक्टर्स के बारे में और सॉन्ग राइटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस पे, क्योंकि ये नाम है याद रखने की, कौन के डांसर था, कौन कौन सा पेंटर था, कौन ने क्या किया, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास
जो है वो ऑप्शन वो ये है, जेन टॉरवेल एंड क्रिस्टोफर डीन, ये दो वो डांस करने वाले थे जिन्होंने 1984 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। What party won the election in 1945 after World War II? वर्ल्ड वॉर टू यानी जंग अजीम दोम के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद 1945 में जब इलेक्शन हुआ तो किस पार्टी की हुकूमत बनी या कौन सी पार्टी इलेक्शन जीती? तो हमारे पास लिबरल डेमोक्रेट्स है, ये तो उस वक्त थे ही नहीं, कंजर्वेटिव, ठीक है। ये पार्टी थी, बड़ी पार्टी है। कोalition यानी कि दोनों की मिलाप से, दोनों को मिल के, और लेबर। आप याद रखें कि इसमें ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नॉनसेंस है, तो हमारे पास जो आंसर है वो है लेबर पार्टी। सो लेबर पार्टी का जो हुकूमत बन गई इलेक्शन जीतने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where do you have to be registered to be able to vote? आपको वोट डालनी है इस कंट्री में, तो आपने कहाँ पे रजिस्टर होना है? अब इसको ज़रा आप समझें कि जब कभी कोई इस कंट्री में वोट डालेगा तो उसका नाम इनमें से किसी एक जगह पे रजिस्टर्ड होना लाजमी है। तो देखें, पहला है होम ऑफिस। ना आपको सबको पता है जो लोग ये टेस्ट कर रहे हैं कि होम ऑफिस का काम सिर्फ और सिर्फ वीज़ा वगैरह और ये इमिग्रेशन से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, इसका काम रजिस्टर वोट से कोई भी नहीं है। यूके डेटाबेस, ये भी बिल्कुल नॉनसेंस ऑप्शन है। द इलेक्टोरल रजिस्टर, और उसके बाद है द यूके रजिस्ट्री। ये दोनों ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक हमें शक हो सकता है कि ये है, ठीक है। तो अब इनको दोनों को हम देखते हैं। अब देखें, वोट जो है वो इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में वर्ड इलेक्शन ये उसी से है, इलेक्ट आता है। तो इलेक्टोरल रजिस्टर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये वो रजिस्टर है जिसमें आपका नाम होगा, तो तब आप वोट दे सकेंगे। अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो ये आप वोट नहीं दे सकते। तो बुक में ये भी लिखा हुआ है कि कैसे आप कराते हैं, अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ता है इसके लिए। ऑनलाइन किया जा सकता है, 5 मिनट्स भी नहीं लगते, आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिजाइन न्यू दिल्ली टू बी द सीट ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? जब बरतानिया की हुकूमत हिंदुस्तान के ऊपर थी तो उस वक्त न्यू दिल्ली को इंडिया, बरतानिया की गवर्नमेंट का जो सीट यानी हेडक्वार्टर या दारुल खिलाफा या कैपिटल किसने जो वो बनाया, ठीक है। तो कौन वो शख्स था? ये देखें, सर एडविन लुटियंस, उसके बाद रॉबर्ट एडम है, सर क्रिस्टोफर रेन है, या इनिगो जोन्स है। तो इसका आंसर है सर एडविन। ये तो ये आपको याद रख लेना चाहिए कि ये बोला वो शख्स था जिसने इसको न्यू दिल्ली को कैपिटल बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिविल वॉर इन 1642 split the country into which two groups? ओके, सबसे पहले आप समझें कि सिविल वॉर क्या होता है। सिविल वॉर का मतलब होता है जब एक ही कंट्री के दो ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े। 1642 में मुल्क के अंदर दो ग्रुप्स बन गए, बगावत हो गई और लड़ाई करने लगे, ठीक है। एक ग्रुप था किंग के साथ और एक ग्रुप था पार्लियामेंट के साथ। ये दोनों आपस में लड़े कि हम, हमारी हुकूमत होनी चाहिए, दूसरे का नहीं, हम मुल्क को कंट्रोल करते हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स को क्या कहते हैं? द लैंड ओनर्स एंड स्लेव्स। ये तो हो ही नहीं सकता, स्लेव्स तो नहीं थे दोनों। हाउसेज ऑफ कॉमन्स लॉर्ड्स, ये भी गलत है। राउंड हेड्स एंड कैवेलियर्स, ये, एंड हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकास्टर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राउंड हेड्स एंड कैवेलियर्स। ओके, ये वाले जो थे ये किंग के सपोर्टर थे, ये वाले जो थे ये पार्लियामेंट के सपोर्टर थे। तो आपका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 हम पढ़ेंगे, विच वॉज ए क्रूशल एरियल बैटल अगेंस्ट द जर्मन्स? जब वर्ल्ड वॉर हुई तो जर्मन्स के खिलाफ बहुत इम्पोर्टेंट एक मार्का, एक लड़ाई हुई जो कि हवा में लड़ी गई, हवाई जहाज़ों के साथ लड़ी गई। तो उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपको इस तरह याद होना चाहिए जिस तरह आपको आपके नाम के स्पेलिंग याद है, ठीक है। द बैटल ऑफ ब्रिटेन, हम किसी के बारे में बात ही नहीं करते हो, ठीक है। इसको द बैटल ऑफ ब्रिटेन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये तकरीबन हर टेस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट म्यूजिक फॉर किंग जॉर्ज वन? किंग जॉर्ज वन के बारे में उसके उसके लिए किसने म्यूजिक लिखा? तो ये बहुत आसान है याद रखना, आप ये देख लें।
कि जॉर्ज वन जो है वो किंग है, और जिस आदमी ने इसके लिए म्यूजिक लिखा उसके नाम में भी जॉर्ज आ रहा है। और आप देख लें किसी के नाम में जॉर्ज नहीं आ रहा, हम और औरों के नाम पढ़ के अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस करते। ठीक है, तो आप देख लें जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल, ये वो आदमी है जिसने जॉर्ज वन के लिए लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, व्हाट इज द ओनली मेजर गोल्फ टूर्नामेंट हेल्ड आउटसाइड द यूएस। ज़्यादातर बड़े बड़े गोल्फ के टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो यूएस में होते हैं, लेकिन एक ऐसा टूर्नामेंट जो कि गोल्फ का यूएस से बाहर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो स्कॉटलैंड में होता है, उसको कहते हैं द ओपन चैंपियनशिप। ठीक है, ये आप देख लें, इंग्लिश प्रीमियर लीग तो फुटबॉल का है, विंबलडन टेनिस का है, रॉयल एस्कॉट, ओके ये विंबलडन जो है ये टेनिस का हो गया, रॉयल एस्कॉट ये घोड़ों की रेस होती है, ये एस्कॉट में होती है। ठीक है, सो ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट व्हाट वाज द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ क्या थी? ये काले रंग की कोई मौत नहीं है, ये बेसिकली इसका जो आंसर है वो बेसिकली है अ फॉर्म ऑफ प्लेग, एक वबा थी, एक छूत की बीमारी थी जो आई थी 14वीं सदी में, और बहुत सारे लोग इससे मर गए थे। तो इसको ब्लैक डेथ को याद रखें कि आपने बस प्लेग चूज कर लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच कोर्ट डील्स विथ मोस्ट सीरियस केसेस इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के अंदर जो बहुत सीरियस किस्म के जुर्म हैं, क्राइम्स हैं, केसेस हैं, उनको कौन सी कोर्ट जो है वो ट्रीट करती है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए हाई कोर्ट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 पे आ गए हम, हु शुड यू राइट टू इफ यू विश टू मेक अ कंप्लेंट अबाउट द पुलिस। अगर आपको पुलिस के किसी बंदे से शिकायत है, किसी ने आपके साथ बदतमीजी कर दी है, कुछ भी कहा है, तो आपने उसकी शिकायत करनी है, तो आपने किसके पास शिकायत भेजनी है या किसको लिखना है? द चीफ कांस्टेबल, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, योर लोकल एमपी, द हाउस ऑफ कॉमन्स। अब देखें इसमें ये वाला ऑप्शन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स और द हाउस ऑफ कॉमन्स तो एब्सोल्युटली नॉनसेंस ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये दो हाउसेज हैं, इनको इनको लिख के क्या करना। अब हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचे हैं, द चीफ कांस्टेबल और योर लोकल एमपी। तो चीफ कांस्टेबल ये पुलिस का सबसे बड़ा होता है सरबराह, तो हमारा राइट ऑप्शन भी यही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 24 जो है वो ये है कि हु इज मेंट सॉरी व्हाट इज मेंट बाय कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का क्या मतलब है? कॉमन लॉ का मतलब क्या है? कोडिफाइड। कोडिफाइड का मतलब है कोई चीज रिटन हो, रिटन डाउन। ये देखें, ये दोनों एक ही वर्ड्स हैं, ये सिर्फ और आपको कंफ्यूज करने के लिए। फॉलोइंग प्रीवियस डिसीजंस, पुराने फैसलों को देख के फैसला करना। सेंटेंस इज डिसाइडेड बाय द ज्यूरी, यानी ज्यूरी फैसला करती है। ये बिल्कुल भी कोई इससे तुक नहीं बनती इसका। ठीक है, ये दोनों एक ही चीजें हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन ये है। ओके, कॉमन लॉ का मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर इनका कानून लिखा हुआ नहीं है, यानी ना वो कोडिफाइड है ना रिटन है। तो जो कॉमन लॉ है वो लिखा हुआ नहीं है, तो फॉलोइंग प्रीवियस डिसीजन, पुराने फैसलों को देख देख के नए फैसले करते रहते हैं। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। ओके, सो ये है हमारी आज की सारी वीडियो। इसमें मैंने आपको टेस्ट एक्सप्लेन किया, आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को चूज़ करना होता है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, और प्रैक्टिस करते रहें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताते भी रहें। अगर आपका कोई मसला है तो मैं उसको हल कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक। बाय।